नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का करियर पथ के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सभी को पता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको यूपी पीसीएस सीसैट के आज तक आए हुए सभी पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं। और आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस 2018 का सीसैट पेपर लेकर आया हूं। और इस सीरीज का एक वीडियो पहले भी आ चुका है। यूपी पीसीएस 2018 के हमने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि यूपीपी से 2018 के सीसैट पेपर में मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर 41 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो लगभग 20 क्वेश्चन में पिछली क्लास में सॉल्व करे हुए हैं। आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत देरी नहीं कर रहे हैं, फटाफट आपके सामने सवाल लगा देते हैं। मैंने आपके साथ पीडीएफ से पहले से ही ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक सीसैट का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे सीसैट लिखकर भेज दीजिए। हम आपको सीसैट के ग्रुप में जोड़ देंगे। उस ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पीडीएफ्स डाले जाते हैं जिनके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो, वीडियोस डाले जा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात है बेटा कि अगर अगर आपको सीसैट का फुल कोर्स बैच कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और नए मेथड के साथ पढ़ना है, सीसैट क्वालिफाई करने का 100% सिलेक्शन बैच अगर आपको पढ़ना है, तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा करियर पाथ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसी ऐप पर आपको सीसैट का बैच मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में ये बैच दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोगों के पास इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। इसलिए आपको ये बैच बहुत ही मेंटेनेंस कॉस्ट में ही दिया जा रहा है। मतलब ये है कि जितना हमारा मेंटेनेंस लग रहा है, सिर्फ उतना ही चार्ज आपसे लिया जा रहा है, कोई भी प्रॉफिट आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज में आपको ये बैच दिया जा रहा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर भी है, 50% का डिस्काउंट भी उन्हें मिल जाएगा। लगभग 50 टू 55 स्टूडेंट उस बैच में जुड़ चुके हैं। देर मत करिए, अगर आपको उस ऑफर का लाभ उठाना है तो फटाफट उस बैच को परचेज करिए। ठीक है, मैं आपके सामने सवाल लगा रहा हूं और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, वो क्वेश्चन नंबर वही है जो उस पेपर में आया हुआ था। क्योंकि मैंने इस पेपर ये मैंने कहीं से अलग से टाइप क्वेश्चन नहीं करे हुए बेटा, मैंने उस पेपर से ही फोटो खींच के आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक है, तो फटाफट मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इस लेवल तक पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन ये एक अच्छे लेवल का एक सवाल तुमसे पूछा गया। ठीक है, सवाल मैं पढ़ देता हूं बेटा। यहाँ लिखा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 25 सेंटीमीटर है। बाकी की भुजाएं जो है बेटा वो 3:4 के अनुपात में है, और उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। और जब कर्ण के परितः बेटा उसे घुमाया जाता है तो एक आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं द्विशंकु। तो उस द्विशंकु का आयतन पूछा गया। तो सबसे पहली बात बेटा यहाँ पर यह है कि कर्ण के परितः जब फिगर घुमाया जा रहा है तो क्या आकृति बनेगी, आपके दिमाग में पहले वो आकृति होनी चाहिए। दूसरा, उसका आयतन निकालने का फॉर्मूला कैसे और लगाओगे, और उसमें बाकी जो भुजाएं होंगी वो कैसे फाइंड करोगे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, समझना। अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और सवाल ने आपसे कहा है कि बेटा इसका कर्ण है 25, इसका कर्ण 25 है, बाकी के जो दो भुजाएं हैं बेटा वो 3:4 में है। बाकी को भुजाओं को अगर मैं ए और बी मान लूं तो बेटा आप कहोगे ए और बी जो है वो 3:4 में है। तो आपने एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि बेटा अगर समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की ये जो परपेंडिकुलर भुजाएं हैं, अगर ये 3:4 में होती हैं तो तीसरी भुजा जो सी कर्ण होगी बेटा वो 5 अनुपात में हो जाती है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट फॉर्म कर देते हैं। 3 4 5 एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप बताओ तीसरी भुजा का रेशियो कितना है बेटा 5, जबकि तीसरी भुजा बेटा है कितना 25। इसका मतलब ये 5 गुना हो रही है। इस रेशियो का 5 गुना ये भुजा है तो बाकी भुजाएं भी रेशियो की 5 गुना होंगी। तो 3 का 5 गुना मैं बोलूंगा ये भुजा 15 है, और 4 का 5 गुना मैं कहूंगा ये भुजा 20 है।
बात समझ आ गई। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो भुजाएं आपको अनुपात में दी है, तो क्या उन अनुपात से मैं पूरी सारी अलग अलग भुजाएं निकाल सकता हूं? तो बट हमने सीखा कि जो ट्रिपलेट होता है वो 3 4 5 होता है, जबकि कर्ण वाले का मान हमें दिया है 5 का वैल्यू 25, मतलब 5 गुना। अगर ये 5 गुना तो ये वाली भुजा भी 5 गुना और ये वाली भुजा भी 5 गुना हो जाएगी। पहली बात तो यहाँ पर ये आई। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा? अब आपसे सवाल ने कहा कि कर्ण के परिता घुमा दो। कर्ण के परिता घुमाने का मतलब क्या होता है? बेटा आपने वो हाथ वाला पंखा देखा जो जैसे आप ऐसे करके घुमाते हो, है ना? हाथ वाले पंखे में क्या होता है, एक तरफ लगी होती है डंडी, आप उसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हो। तो अगर मैं उस डंडी को मान लेता हूं कर्ण, मैंने मान लिया ये जो पंखा है ये इस तरह से है और ये डंडी है, आपने इस पंखे को यहां पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब कर्ण को आपने फिक्स रखा है, बाकी चीजों को ऐसे घुमा दिया है। जब आप कर्ण को फिक्स रखोगे, बाकी ये वाला हिस्सा घुमाओगे, तो ये वाला हिस्सा घूम कर कुछ इस तरह से बनेगा। बोलो भाई, और बढ़िया आते हैं, ये वाला हिस्सा घूम कर कुछ इस तरह से बन जाएगा। बोलो बेटा, ऐसे बोल सकते हो ना? ये जो हिस्सा जो है ये ऐसे घूमेगा, और ऐसे जब ये घूमेगा तो ये गोल गोल घूमेगा, मतलब ये जो है ये हिस्सा ऐसे राउंड में बनेगा, राउंड में, ऐसा बोल सकते हो। ये इस तरह की आकृति बनेगी, इस तरह की आकृति बनेगी। जब आप इसे कर्ण के परिता घुमाओगे, परिता का मतलब इस तरह से, कर्ण को आपने डंडी मान लिया पंखे की और ऐसे चला दिया, जब ऐसे चलाओगे पंखा तो ये ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमने पर ये जो हिस्सा था ये इधर भी आ जाएगा, और इधर आने पर बेटा ये लंबाई भी 15 होगी और ये लंबाई 20 होगी। बोलो, इतनी बात आप कर सकते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ, तो अगर, अब मेरी बात गौर सुनना बेटा, गौर से, अगर मैं नीचे वाले हिस्से को छुपा दूं, अगर मैं नीचे वाले हिस्से को छुपा दूं, तो ऊपर की तरफ आपको एक कोण दिखता है, शंकु, जिसे आप शंकु बोलते हो। ऊपर की तरफ आपको एक शंकु दिखा, और अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को छुपा दूं तो आपको नीचे की तरफ एक शंकु दिखेगा, जिसमें जिसमें बेटा ये होगी उस शंकु की त्रिज्या, ये होगी उस शंकु की त्रिज्या, और ये वाली होगी इस शंकु की ऊंचाई। ऊपर वाले में यही त्रिज्या है लेकिन ऊंचाई ये वाली है। ठीक है, तो सवाल इसी को कह रहा है बेटा, ये जो फिगर बना इसी को कह रहा है ये द्विशंकु है, ये द्विशंकु है। और इस द्विशंकु का आयतन, इसका मतलब बेटा अगर मैं ऊपर वाले शंकु का आयतन निकाल लूं और नीचे वाले शंकु का आयतन निकाल लूं और जोड़ दूं तो पूरा आयतन आ जाएगा। बोलो, है ना? ऊपर वाले की ऊंचाई मैंने बोल दी h1 और नीचे वाले की ऊंचाई मैंने कह देता हूं h2। अच्छा, ऊंचाई आपने h1 h2 कर दिया, पर आपको एक और बात पता है कि अगर मैं h1 और h2 को जोड़ दूंगा तो ये 25 के बराबर आएगा। अगर मैं h1 और h2 को जोड़ दूंगा तो ये 25 के बराबर आएगा। बोलो बेटा, ये बात भी आपको पता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ कि ये त्रिज्या कैसे पता चलेगी? त्रिज्या पता कैसे चलेगी? आपने एक और बात सीखी होगी बेटा कि अगर कोई शंकु होता है, अगर कोई शंकु होता है तो ऊंचाई जहां पर हम मिलाते हैं, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है ना? इसका मतलब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनेगा बेटा। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, तो ये ऊंचाई आएगी कैसे? ये ऊंचाई आएगी कैसे? और ये लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा? समझो, समकोण त्रिभुज में एक और कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है और ये लंबाई सी है, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो परपेंडिकुलर ए बी सी मान लेते हैं बेटा, ये पी पॉइंट मान लेते हैं। ये बीपी की लंबाई कैसे आएगी? बीपी की लंबाई अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये बेटा बीपी की लंबाई का फॉर्मूला होता है कि इन दोनों परपेंडिकुलर लंबाइयों का मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी, और बटे में कर दो बेटा हाइपोटेनस सी, ये बन जाता है बीपी की लंबाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे ये लंबाई निकालना हो तो ये लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये वाला दिख रहा था, आपका प्राइमरी समकोण त्रिभुज दिख रहा था, इसमें बेटा ये वाली भुजा 15 है, ये भुजा 20 है, जबकि ये वाली 25 है। आपको अगर यहाँ से त्रिज्या r चाहिए तो त्रिज्या जो r होगी बेटा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 20, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में हाइपोटेनस, तो 15 इंटू 20 और बटे में कर दो बेटा हाइपोटेनस 25। 5 के पहाड़े से काटूंगा तो 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, स्मॉल r का मान आ चुका है बेटा 12, स्मॉल r का मान 12। मतलब ये जो त्रिज्या है ये लंबाई आ गई है 12, ये लंबाई बेटा निकल के आ गई है 12। बात समझ आ गई? बोलो बेटा, फिर समझो, मेरी बात को गौर से सुनो। जब आप इसे इसके परिता घुमाओगे तो परिता घुमाने पर ये बनेगा सर्किल, और सर्किल में बेटा ये होगी त्रिज्या, और ये त्रिज्या आएगी कैसे? यहां से आप परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाओ,
15 गुणा 20/25, तो बेटा ये लंबाई निकल के आएगी 12। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले शंकु का आयतन निकालता हूं। ऊपर वाले शंकु का आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर इंटू H1, ऊपर वाले के लिए H1। अच्छा, नीचे वाले शंकु का आयतन क्या होगा बेटा? 1/3 पाई आर का मतलब 12 का स्क्वायर इंटू H2। बोलो होगा? और यही तो होगा बेटा कुल आयतन जो तुमसे पूछा गया है। यही वो कुल आयतन है जो तुमसे पूछा गया है ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, पर आपको H1 का वैल्यू अलग से नहीं पता, H2 का वैल्यू अलग से नहीं पता, पर अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कुल आयतन आ जाएगा। इस कुल आयतन में से मैंने 1/3 पाई 12 स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1/3 पाई 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, और इंटू में क्या बनेगा बेटा बताओ? H1 प्लस H2। और H1 प्लस H2 का वैल्यू कितना है बेटा? 25 यहाँ पुट कर दो। मैंने यहाँ 3 के पार्ट से काट भी दिया, तो मुझे मिल गया 48 पाई इंटू 25। 48 पाई में जब तुम 25 का गुणा करोगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा 1200 पाई। 1200 पाई, ठीक है, 1200 पाई इस सवाल का सही उत्तर है। पर बेटा ये आंसर हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। आप ध्यान देना, ये पेपर में शायद ऐसा ही आया था, क्योंकि मुझे जो मिला पेपर उसमें पेपर में यही था, और उसमें से ये कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है, 1200 पाई इस सवाल का सही उत्तर है। 1200 पाई इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ओके, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो डल जाने के बाद आप उसे एक बार फिर से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझो बेटा, समझना। अगर मैं यहाँ पे लिखता, एक मिनट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के दो मूल हैं। मूल समझते बेटा? रूट्स, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। तो बताओ cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0 के क्या रूट्स होंगे? ठीक है, तो बेटा यहां से ये चीज हो जाती है 1/अल्फा और 1/बीटा। क्यों ऐसा होता है बेटा? 1/अल्फा और 1/बीटा जब आप जोड़ते हो तो ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, और जब आप बेटा गुणा कर देते हो 1/ में अल्फा इंटू 1/ में बीटा, तो ये बन जाएगा 1/ में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको क्लासेस में सिखा चुका हूं, या फिर जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उन्हें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का पोर्शन है, मैं आपको अलजेब्रा में ही ये सारी बातें पढ़ाऊंगा कि ऐसा ही सब क्या मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, आप छोटी सी बात समझ लो कि अगर ये लास्ट वाला हिस्सा पहले आ जाए, पहले वाला हिस्सा लास्ट में आ जाए, तो जो इसके रूट्स होते हैं वो 1/ में चले जाते हैं। ठीक है, 1/ में चले जाते हैं। लेकिन एक और छोटी सी बात है बेटा, कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए, देखो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, पर अगर सवाल में यहाँ पे बेटा माइनस कर दे बराबर 0 ऐसे बोल दे, तो समझ जाओ कि ये देखो सी आगे आ गया, ए पीछे चला गया, बी को माइनस बी कर दिया है, तो बेटा रूट्स तो 1/ में हो जाएंगे, रूट्स तो 1/ में हो जाएंगे, लेकिन ये रूट्स 1/ के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाएंगे। रूट्स जो है वो 1/ के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ इतनी बात याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, वरना इसके पीछे की कहानी क्या है, लॉजिक क्या है, वो सारे लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा क्लास। ठीक है, ओके। अब देखो सवाल ने क्या दिया है। हमारे सवाल में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के दो रूट्स अल्फा और बीटा, सॉरी 1 और 2 हैं। दो रूट्स बेटा 1 और 2 हैं। ठीक है, अब सवाल ने आपसे बोला है बेटा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट क्या होंगे। आप बेटा छोटी सी बात देख के बताओ, इस पहले वाले को देखो, इस लास्ट वाले को देखो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, आप बताओ क्यू आगे आ गया, एक चला गया पीछे, क्यू आगे आ गया, एक आ गया पीछे, और देखो बी वाला क्या हो गया, माइनस बी। देखो ये पी प्लस में था, यहाँ हो गया माइनस पी,
अगर ये माइनस का हो जाएगा मतलब जो भी रूट है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे बेटा रेसिप्रोकल। तो 1/अल्फा 1/बीटा कैसे, नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव में 1/1 और नेगेटिव में 1/2, ये इस सवाल के रूट होंगे, मतलब -1 -1/2 ये आंसर आ गया। -1 -1/2 ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे की कहानी क्या है वो सारी कहानी मैं आपको क्लासेस में बताता हूं, या जिन लोगों ने कोर्स लिया उन्हें मैं जब अलजेब्रा बताऊंगा तो ये सारी बातें वहां पे डिस्कस करूंगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूं सीख पाए होगे। मिटा रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन एकदम आसान वाला क्वेश्चन है बेटा, पूछा गया है। एक घड़ी को बेचते समय दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, लेकिन अगर वो 10% की छूट देता तो उसे लाभ में 25 रुपए कम मिलते। देखो बड़ा आसान सी बात है बेटा, पहले तो मुझे बताओ कि जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है, वो मिलता किस पर है। बेटा छूट जो होती है, छूट हमेशा और हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसका मतलब जो छूट होती है वो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है, मतलब जो मूल्य उस वस्तु पर लिखा होता है उस लिखे हुए मूल्य पर वो छूट दिया जाता है। अच्छा, याद रखो एक छोटी सी बात कि किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है उसे मैं 100% मान सकता हूँ, 100% मान सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब यह है कि 100% उस पर लिखा हुआ था, व्यक्ति ने 5% की छूट दे दी, मतलब 95% में सवाल उस सामान को बेच दिया। 95% जितना भी लिखा हुआ है उसके 95% पे सामान बेच दिया। अच्छा, फिर सवाल ने कहा लेकिन अगर वो 10% की छूट दे तो बेटा 90% बेच देगा सामान। बोलो बेटे, इसका मतलब पहले जब उसने 5% की छूट दी है तो वो 95% में बेच रहा है, लेकिन जब 10% की छूट दी तो वो 90% बेच रहा है। मुझे बताओ बेटा, यहां से परसेंटेज पहले उसे 95 मिल रहा था, अभी मिल रहा है बेटा 90% मिल रहा है। इसका मतलब 5% जो लाभ है वो कम हो गया। बेटा 5% जो लाभ कम हुआ, 5% का जो लाभ कम हुआ है, 5% का जो लाभ कम हुआ, एक मिनट, 5% का जो लाभ कम हुआ है बेटा, वो लाभ सवाल ने कहा 25 रुपए कम हो गए। तो आप बताओ बेटा 1% का मान 5 रुपया हो जाएगा। अगर 5% का मान 25 रुपए है तो 1% का मान 5 रुपया हो जाएगा। अगर 1% का मान 5 रुपया होगा, आपको सवाल ने पूछा है बेटा अंकित मूल्य बताओ, जबकि अंकित मूल्य कितना परसेंट का होता है, 100% का। आप बेटा यहां से 100% निकाल दो तो अंकित मूल्य 500 रुपए है। अंकित मूल्य 500 रुपए है। बात समझ आ गई क्या, है ना? बहुत आसान सी बात है, इतनी सी बात है। पहली बार 5% का डिस्काउंट दिया, 95% में बेचा है। अगली बार 10% का डिस्काउंट दिया, 90% में बेचा है। कितने परसेंट कम हो गया उसका पैसा, 5%। जबकि सवाल ने कहा लाभ हो गया 25 रुपए कम। तो 5% का वैल्यू 25, 100% का वैल्यू 500। इस सवाल का आंसर है। सवाल हट गया है, एक मिनट। ये वाला सवाल था। तो बेटा सी पार्ट इस सवाल का सही उत्तर होगा, सी इस सवाल का सही आंसर। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है बेटा एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% नंबर चाहिए होते हैं, मतलब अगर वो लड़का पास होना चाहता है तो उसे 45% नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर वो लड़का पास होना चाहता है तो 45% मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप मिनिमम 45% लाओगे तो पास हो जाओगे। ओके, आगे क्या बोला, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। आप बताओ बेटा, सवाल में कहा गया लड़के को 50 नंबर मिले लेकिन वो 4 से फेल हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखना समझना, मैं दो एक ही बात को दो तरीके से बोल रहा हूं। मैंने कहा, सवाल ने कहा लड़के को 50 नंबर मिले, वो 4 से फेल हो गया। अगर मैं इसी बात को उल्टा बोलूं, मैं कह दूं लड़के को 50 नंबर मिले हैं, अगर 4 और मिलते तो पास हो जाता। बोलो कह सकते हो ना, 50 मिले हैं 4 से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 50 मिले हैं 4 और मिलते तो पास हो जाता। 4 और मिलते का मतलब 54 नंबर मिलते
तो वो पास हो जाता। पास का मतलब कितने नंबर हो जाते उसके? उसके 45% नंबर हो जाते। बेटा अगर उसके 54 नंबर आते तो ये 54 नंबर 45% नंबर हो जाते उसके, तो वो पास हो जाता। क्योंकि 45% पे भी पास होता है, 54 नंबरों पे पास होता है, तो 45% जो नंबर है वो 54 के बराबर है। आपको निकालना है बेटा पूर्णांक। तो याद रखो कभी भी सवाल में पूर्णांक पूछा गया हो, पूर्णांक हमेशा होता है 100%। पूर्णांक हमेशा होता है 100%। पासिंग, सॉरी पासिंग मार्क नहीं, पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क बेटा 100% होते हैं। आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है 54 गुणा 100/45, 9 के पारस तुमने काट दिया होगा, 120 इस सवाल का आंसर आ गया। देखो बेटा एक एक लाइन के सवाल है, एक एक लाइन के सवाल है, और सिर्फ आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो सवाल बहुत आसान आ रहा है, बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं आ रहा है, एक एक लाइन के सवाल आ रहा है। ठीक है, एक एक लाइन के सवाल है बेटा, फटाफट और आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, अच्छा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क का वीडियो देख लिया है अगर मेरे कोर्स में, तो वो लोग को समझ में आ जाएगा। 10 औरतें 7 दिन में जो काम करती हैं, 10 बच्चे 10 दिन में, 14 दिन में उतना ही काम कर देते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कैसे लिखोगे। 10 वुमेन्स कैन डू द वर्क इन 7 डेज इक्वल टू 10 बॉयज कैन डू द वर्क इन 14 डेज। 10 औरतें 7 दिन में जो काम करती हैं, 10 लड़के 14 दिन में उतना ही काम करते हैं। बेटे बराबर कर दो। बराबर करने के बाद मुझे बताओ बेटा 10 और 10 कट गया, 7 से 14 कट गया 2 बार, तो वुमेन अपॉन बॉय बेटा 2/1 बन गया। वुमेन अपॉन बॉय 2/1 बन गया, या मैं इसी को वुमेन रेशियो बॉय 2:1 लिखता हूँ। ये रेशियो क्या होता है बेटा? रेशियो होता है कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी। रेशियो होता है कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, अब जो पूछा गया है वो लिख लो। सवाल ने पूछा है बेटा 5 औरतें 10 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बेटा 5 औरतें प्लस 10 लड़के कितने दिन, दिन का मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर। बराबर में कोई भी लिख लो, कोई भी जो आपकी मर्जी है। मैं चाहे तो वुमेन लिख सकता हूँ, चाहे तो लड़के लिख सकता हूँ। मैंने बेटा वुमेन्स को लिख लिया, बराबर में लिखा 10 औरतें 7 दिन में कर लेती, ऐसे लिख लिया आपने। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो रेशियो तुमने निकाला ना, रेशियो निकाला है, इस रेशियो को यहाँ पे पुट करवा दो। पुट करने का मतलब है W की जगह पे 2 रख दो, B की जगह पे 1 रख दो। अब मैं जब W की जगह पे 2 रखूंगा बेटा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और यहाँ पे रखूंगा 1, तो ये 10, 10 और 10 20, 20 इंटू डी बन जाएगा, बराबर। ये रेशियो जब ये यहां रखूंगा तो 2 इंटू 10 20, और इंटू बेटा आएगा 7। आप बताओ डी का मान, यहां से 20 20 कट गया, कितना आ गया बच्चा? 7। इसका मतलब ये जो लोग हैं ये 7 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर सकते हैं। ये जो लोग हैं बेटा ये 7 दिन में, मतलब ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर है। ये भी कोई बहुत बड़ा और हैवी सवाल नहीं है, ये भी बेसिक लेवल का सवाल है। और देखो आसान आसान सवाल बेटा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस बार जो क्वेश्चन है वो आपके सामने केवल हिंदी में ही लगा हुआ है। कोशिश मैं कर रहा हूं कि नेक्स्ट बार से जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में दिखाई पड़े आपको, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं समझ पाए। ठीक है, तो इस बार आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वो पीडीएफ सामने खोल के बैठिए जो मैंने आपको पहले से भेजी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का इंग्लिश वर्जन आप अपने पीडीएफ में देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको अभी तक वो पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मैं उस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत का पूछा गया है। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का एक बच्चा भी है। 5 वर्ष के बाद उनकी फैमिली में बेटा एक बच्चा भी है 1 वर्ष का। अब बताओ पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है। अब उस परिवार की औसत आयु कितनी है। तो देखो बेटा बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत भी टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी सी बात समझो। मतलब एक कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, पति और पत्नी है, उनकी औसत आयु बोला गया, औसत आयु।
उनकी औसत आयु आपको दी है बेटा 23। अब मेरी बात सुनना बेटा गौर से, एवरेज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो लोगों का एवरेज 23 है, अगर दोनों में 2-2 साल बढ़ा दिए जाए तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा। सुनो बेटा गौर से, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो लोगों का एवरेज 23 है, अगर मैं दोनों को बराबर बराबर बढ़ा दूं तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाता है। मतलब अगर हस्बैंड 2 साल बड़ा हो जाए, वाइफ 2 साल बड़ी हो जाए तो औसत भी 2 बढ़ के 25 हो जाएगा। बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। और सवाल में पढ़ो, सवाल में लिखा है हस्बैंड एंड वाइफ का औसत 23 है, लेकिन 5 साल के बाद, आप बताओ जब 5 साल के बाद वाली बात आएगी तो 5 साल के बाद हस्बैंड 5 साल बड़ा हो जाएगा, वाइफ भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, और अगर दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे तो औसत भी तो 5 बढ़ जाएगा। मतलब 5 साल के बाद उनका जो औसत होगा वो 23 से हो जाएगा बेटा 28। कह सकते हो, है ना। फिर मेरी बात सुनो, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका औसत दिया है 23, लेकिन आपको एक बात पता है कि अगर दोनों बराबर बराबर बढ़े तो औसत एवरेज भी उतना ही बढ़ता है। इसका मतलब अगर 5 साल बाद की बात करूंगा तो 5 साल बाद बेटा उन दोनों का जो एवरेज होगा, उन दोनों का, बच्चे की भी बात नहीं कर रहे, अभी बच्चे की बात बाद में करेंगे, उन दोनों का जो एवरेज होगा बेटा वो 5 बड़ा हो गया 28 हो जाएगा। आप बताओ ये दो लोगों का एवरेज 28 है तो इन दोनों का एज का सम कितना होगा, इन दोनों की आयु कितनी होगी बेटा, इन दोनों की जो आयु होगी वो होगी बेटा 28 गुणा 2, क्योंकि आपको पता है एवरेज निकालने का मतलब होता है बटे में 2 किया गया होगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने उधर कर दिया। ठीक है, आप बताओ इन दोनों की जो आयु है बेटा वो है 56 वर्ष। अब बताओ इनके साथ में एक लड़का भी है जिसकी आयु 1 वर्ष की है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे बताओ अब इस फैमिली में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस लड़का हो गए बेटा 57 साल के। हस्बैंड वाइफ और लड़का तीनों की आयु हो गई 57। अगर तीनों की आयु 57 है, आपको निकालना है बेटा एवरेज, आपको निकालना है औसत। औसत का मतलब होता है तीनों की एजेस को जोड़ दो, क्योंकि 57 है, बटे में 3, आंसर कितना आ गया बेटा 19 साल। 19 साल, 19 साल इस सवाल का आंसर है। समझ पाए? फिर समझो, हस्बैंड एंड वाइफ प्रेजेंट में 23 औसत है, 5 साल बाद औसत 28 हो जाएगा। अगर औसत 28 है तो बेटा आयु कितनी होगी, 56 होगी। 56 इन दोनों की है, 1 साल का बच्चा है तो 57 हो गई। अब 3 लोगों की 57 है तो औसत निकालने के लिए 3 का भाग 19। ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ पाए होगे, है ना, आशा कर रहा हूं समझ पाए होगे। फटाफट आगे बढ़ते जा रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ एक्स और वाई दो धनात्मक धन पूर्णांक है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 13 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा गया है। बेटा छोटी सी बात समझो, या तो आप ये समझ लो, देखो दो नंबर हैं और दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 13 है, या तो आप ऐसे कोई दो नंबर अपने मन में सोच लो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 13 आता हो तो लगा लोगे। नहीं अगर सोच पा रहे तो मेरी तरह के समझो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं, और बराबर में बेटा 13 गुणा 1 इसको लिख सकता हूं क्या। अरे बोलो, तो बेटा मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई को 13 मान लिया, एक्स माइनस वाई को 1 मान लिया, तो मैं कहूंगा एक्स प्लस वाई का मान 13 हो गया और एक्स माइनस वाई का मान 1 हो गया। अब अगर बेटा मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं तो इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर y कट जाएगा, 2x बराबर 14 आएगा, तो बेटा x का मान 7 आ गया। और अगर मैं 7 यहां रखूंगा तो y का मान बेटा 6 आ जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। आप बताओ x का मान 7 है, y का मान 6 है, चाहे तो यहां पुट करके देख लो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 36 13 आता है, 49 माइनस 36 13 आता है ना। मैंने शुरुआत में ही कहा था या तो आप अपनी मर्जी से सोच लो कि ऐसे कोई दो नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 13 होता हो, तो अगर आपने उस टाइम सोच लिया होता तो आंसर आपका डायरेक्ट तब भी आ जाता। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 जोड़ते ही हमारा आंसर आ गया बेटा 85।
85, 85 इस सवाल का आंसर है बेटा, बी पार्ट, बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप सोचो यूपी पीसीएस का पेपर है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है और इतना आसान आ रहा है। इस सवाल में मुश्किल से मुश्किल आपके 15 सेकंड खत्म होंगे। उस 15 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर लगा दोगे। और मैंने आपसे कहा ये बेटा 41 क्वेश्चन सीसैट में केवल मैथ और रीजनिंग को मिलाकर पूछे गए हैं। अगर आप कुछ भी ना करो, केवल मैथ और रीजनिंग ही करके आ जाओ, तो भी आप पास हो जाओगे। क्योंकि बेटा आपको केवल 34 सही करने होते हैं पास करने के लिए। पास होने के लिए 34 ही केवल सही करने होते हैं, जबकि आपने तो 41 कर दिए, है ना। तो 41 अगर आप कर रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है पास हो जाओगे। ठीक है, ओके, अगला सवाल लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर महोदय अगला सवाल लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है बेटा और अल्फाबेट कोड पर बेस्ड है। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी अल्फाबेट कोड पर कम से कम 3 सवाल मिले थे, आज की क्लास में देखिए पहला सवाल एक और मिल गया अल्फाबेट कोड पर। तो अल्फाबेट कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अल्फाबेट कोडिंग याद नहीं है तो मैंने उस अल्फाबेट कोडिंग पर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, फटाफट याद कर सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद अल्फाबेट कोडिंग अगर कोई तुमसे सोते भी पूछ लेगा ना तो भी बता दोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको अल्फाबेट कोडिंग का लिंक मिलेगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हो। ओके, तो मैं फटाफट सवाल लिख देता हूं। सवाल में बोला गया है बेटा टेबल। टेबल का जो कोड है बेटा, टेबल का जो कोड है UCEPJ है, UCEPJ है। ठीक है, अच्छा, फिर सवाल ने कहा तो बताओ चेयर का कोड क्या होगा, CHAI, चेयर का कोड क्या होगा। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको करने हो तो बेटा इस तरह के सवाल हमेशा और हमेशा अल्फाबेट कोडिंग से सॉल्व किए जाते हैं। अल्फाबेट कोडिंग से कैसे सॉल्व करोगे, टेबल इस सभी लेटर्स के कोड लिख लो। तो बेटा ये हो जाएगा 20, 1, 2, 12, 5। इसके भी कोड लिख लो बेटा। यू का होता है बेटा 21, सी होता है 3, ई होता है 5, पी होता है 16 और जे होता है 10। सभी के कोड आपने लिख लिए। अब क्या होता है, ये लेटर से लेटर बनाए जाते हैं। लेटर से लेटर मतलब पहले से बनाया गया पहला। तो देखो 20 से हो गया 21 तो +1 हो गया, पहले वाले में तो बेटा +1 हुआ। दूसरे वाले में देखो 1 से हुआ 3 तो बेटा +2 हुआ। तीसरे वाले में देखोगे तो बेटा +3 हो रहा होगा, है ना। चौथे में +4 हो रहा है और पांचवें में बेटा +5 हो रहा है। गौर से देखो, गौर से देखो बेटा, 20 से 21 +1, 1 से 3 +2, 2 से 5 +3, 12 से 16 +4, 5 से 10 +5, मतलब +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही कोड बना देंगे। आप बताओ सी का कोड, सी का कोड 3, एच का कोड 8, ए का कोड 1, आई का कोड 9, आर का कोड बेटा 18। आप 3 + 1 4 कर दो, 8 + 2 10, 1 + 3 4, 9 + 4 13, 18 + 5 23। सभी कोड के अल्फाबेट लिख दो बेटा। 4 का मतलब हो गया डी, 10 का मतलब हो गया जे, 4 का मतलब हो गया डी, 13 का मतलब हो गया एम और डब्ल्यू। तो देख लो आराम से आपका आंसर आ चुका है DJDMW, DJDMW मतलब बी पार्ट आंसर है। बी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बी पार्ट इस सवाल का आंसर है बेटा। अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड सवाल है, अल्फाबेट कोडिंग पर बेस्ड सवाल और बहुत ही आसान है ना। अगर आपको अल्फाबेट कोड याद है तो फटाफट कर सकते हो। अल्फाबेट कोड्स याद होंगे तो फटाफट सवालों के जवाब लगा पाओगे। ओके, उम्मीद कर रहा हूं फिर से समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र एक पार्टी में मिलने जाते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं। तो बताओ कितने बार हाथ मिलाया गया, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला होता है n(n-1/2), हाथ मिलाए जाने की संख्या। हाथ मिलाने की संख्या, अगर आपको सवाल में कहा गया है कि 8 लोग पार्टी में आए हैं तो n का मान रख दो बेटा 8। तो 8 × 7 / 2
काटते ही बेटा 28 हाथ मिलाया गया, 28 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो, 28 बार हाथ मिलाया गया, 28 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या 24 और 32 है, विकर्णों का मान 24 और 32 है, तो बेटा समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको यह पता है कि समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर बराबर होती, पहली बात तो ये। दूसरी बात बेटा यहाँ पर ये समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और मिड पॉइंट पे काटते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं और मिड पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है, अगर ये दो बातें आपको पता है तो सवाल लगा लोगे आप। ठीक है, सवाल में कहा गया बेटा जो विकर्ण ये वाला है, ये विकर्ण की लंबाई 32 है। अगर बेटा ये विकर्ण की लंबाई 32 है और इसने मध्य बिंदु पे काटा हुआ है, तो क्या ये लंबाई 16 और 16 नहीं हो जाएगी? बोलो, है ना। और बताओ, सवाल ने कहा ये जो विकर्ण की लंबाई बेटा 24 है, तो क्या ये 12 और 12 हो जाएगी? बोलो, अगर ये 12 है, ये 16 है, और ऊपर की तरफ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ऊपर की तरफ बेटा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है। बोलो भाई, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कर्ण का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर बराबर ये हो गया 144, ये हो गया 256। ए स्क्वायर का मान अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा? 400। ए का वैल्यू हो गया बेटा 20। ए बराबर 20, मतलब इस सम चतुर्भुज की भुजा 20 है। बेटा सम चतुर्भुज की भुजा 20 है, सवाल ने मेरे ख्याल से भुजा ही पूछा है, तो आपका आंसर आ गया 20, मतलब बी पार्ट, बी इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, बी इस सवाल का सही आंसर, सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करनी थी। ओके, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, विकर्ण मध्य बिंदु पे काटते हैं। लिख लो कहीं अपनी कॉपी में कोने में चुपके से छुपा के, है ना, घर जाके चुपके से याद कर लेना और अगली बार सवाल में जरूर लगा देना। ठीक है, अगला सवाल। एक अर्धगोला है और एक शंकु का आधार समान है, ऊंचाइयां भी समान है। अर्धगोला समझते हो बेटा? आधा गोला, ऐसा आधा गोला है, आधा गोला है बेटा, आधा इस तरह से। और एक शंकु है, एक शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई बेटा त्रिज्या के बराबर होती, तो ये भी त्रिज्या के बराबर हो गया। और आधार समान है, मतलब त्रिज्या इसकी भी आर इसकी भी आर है। ठीक है, अब सवाल ने आपसे कहा है बेटा उनकी ऊंचाइयां समान है, आधार समान है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात बताओ। आप बताओ बेटे, इस गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, है ना। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बेटा πr_l, जबकि सवाल में एल के बारे में तो बोला ही नहीं गया है। तो बेटा एल का वैल्यू आपको याद कर लो चाहे तो, एल का वैल्यू होता है अंडर रूट होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की जगह पे मैं अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर, एच का वैल्यू भी तो आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बेटा सॉल्व कर लो, 2 पाई r स्क्वायर रेशियो पाई आर। आप बताओ, ये 2r स्क्वायर आया, 2r स्क्वायर में से आर आ गया बाहर, तो आर स्क्वायर रूट 2। बोलो बेटा ऐसा बना, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 2 रेशियो रूट 2 बन गया। और इस 2 रेशियो रूट 2 को मैं रूट 2 रेशियो 1 लिख सकता हूँ। रूट 2 रेशियो 1 मतलब सी, सी पार्ट आपका आंसर बनेगा। ठीक है, सी पार्ट आपका आंसर बन जाएगा। बोलो भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, बेहद ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता हो। आपको फॉर्मूले पता हो बेटा कि अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो सवाल लगा सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, और छोटी सी बात आपको ये पता हो कि एल का वैल्यू क्या रखना है, एल के वैल्यू में फिर एच की जगह पे आर रखना है कि नहीं रखना है। आपको बस ये छोटी छोटी बेसिक बातें पता हो, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें अगर आपको पता है तो सवाल लगाना बहुत आसान है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ओके, लंबाई दी है बेटा 12 मीटर, चौड़ाई दी है 4 मीटर, ऊंचाई दी है 3 मीटर। ठीक है, सवाल ने कहा मेरे पास 4 छड़ है, मेरे पास 4 छड़े हैं बेटा, 14, 12, 13 और 15। 14 मीटर की छड़ है, 13 मीटर की छड़ है, 12 मीटर की एक छड़ है और एक 15 मीटर की छड़ है। ठीक है, सवाल ने कहा बताओ इनमें से कौन कौन सी छड़ें इसके अंदर रखी जा सकती है या कितनी छड़ें रखी जा सकती है। तो आपको अच्छी तरह से पता है, छड़ सबसे लंबी, किसी भी कमरे में जो सबसे लंबी छड़ होती है बेटा वो उस कोने से इस नीचे वाले कोने तक, मतलब विकर्ण पे रखी जाती है। और विकर्ण का फॉर्मूला होता है बेटा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ते ही बेटा आएगा 169, मतलब इसका विकर्ण आ गया 13। अगर बेटा सबसे लंबी छड़ विकर्ण पे ही रखी जाती है जबकि विकर्ण है 13, तो क्या मुझे बताओ 13 से बड़ी छड़ उस कमरे में रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती बेटा। 13 से छोटी वाली तो रख सकते हो पर 13 से बड़ी नहीं रख सकते हो। किसी भी कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी लंबी छड़ जो रखी जाती है वो विकर्ण डायगोनल में रखी जाती है, जबकि डायगोनल हमारा 13 है, तो 13 से लंबी छड़ रखी ही नहीं जाएगी उस कमरे के अंदर। मतलब 14 वाली छड़ नहीं आएगी उस कमरे में, 15 वाली भी नहीं आएगी। केवल 2 ऐसी छड़ें हैं जो उस कमरे में रखी जा सकती है। 2 ऐसी छड़ें हैं जो कमरे में रखी जा सकती हैं। इसका मतलब ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी। सवाल ने कहा अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकते हैं, तो बेटा हम कहेंगे अधिकतम 2 छड़ों को ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा रख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। x1 और x2 का माध्य 7.2 है, तो बेटा आपको अच्छी तरह से पता है अगर माध्य 7.2 है तो इन दोनों का जो सम होगा वो 7.2 इंटू 2 होगा। 7.2 है 5 है, 7.5 होगा। ओके, 7.5। इसका मतलब बेटा x1 प्लस x2 का मान आ चुका है बेटा 15। ठीक है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका जो माध्य दिया है बेटा वो दिया है 8। अगर इनका माध्य 8 है तो सम कितना होगा? 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 लोग है ना, तो 24 होगा। आप बताओ इस सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली घटा दो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटाओगे तो x1 x2 कट जाएंगे, x3 का वैल्यू आ जाएगा बेटा 24 माइनस 15, 9। x3 का वैल्यू आ गया बेटा 9। बेकार का सवाल था, आधी लाइन का भी नहीं था, ये तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, वरना मैं तो इस सवाल को बिना लिखे ही कर देता। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, सभी को पता है माध्य माध्यिका बहुलक क्या होते हैं? क्योंकि जो आगे आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स भी पूछी जाती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन 3 चीजों के बारे में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य। माध्यिका कैपिटल M है और माध्य स्मॉल m है। मैं यहां लिख देता हूं, जो माध्यिका है वो कैपिटल M है और जो माध्य है वो स्मॉल m। ठीक है, और किसका है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं पहले लिखो बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा एक और लिख लो, 27। ठीक है, ये जो 10 अभाज्य संख्याएं शुरुआत की है, सवाल ने कहा इनका माध्यिका कैपिटल M है, माध्य स्मॉल m है, दोनों में कौन सा बड़ा होगा? दोनों में कौन सा बड़ा होगा ये पूछा गया। तो बड़ा आसान सी बात है, छोटी सी बात समझो। सबसे पहले हम माध्यिका निकाल लेंगे, फिर मैं माध्य निकाल लूंगा। माध्यिका निकालने का मतलब होता है इनको आरोही क्रम में लिख दो, मैंने पहले से आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अच्छा, आरोही क्रम में लिखने के बाद गिनो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल ने भी 10 बोला है ना, 10 संख्या। अब मेरी बात सुनना, कभी भी आपको माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका निकालने के लिए अगर ये संख्या सम है, अगर ये संख्या सम है तो 10 संख्याएं हैं, 2 का भाग कर दो, कितना आया बेटा? 5, है ना। तो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 11, और 11 के एक जस्ट बाद ये 13। फिर सुनो, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम है इनको आरोही क्रम में लिख दो। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद संख्याएं गिनो बेटा, 10 है, 10 में 2 का भाग करो, 5 आया,
पांचवें नंबर पर जो संख्या है वो और उससे आगे वाली, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 11 + 13/2 12 हो गई बेटा माध्यिका। मतलब कैपिटल एम का मान आ गया 12, माध्यिका का मान 12 आ गया, माध्यिका का मान 12 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपको निकालना है माध्य। माध्य स्मॉल एम माध्य क्या कैसे निकलेगा समझो। माध्य निकालने का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग कर दो। तो अगर मैं सभी को जोड़ दूं बेटा, तो जोड़ने पर 2 3 5 5 10 7 17, 2 3 5 5 10 7 17, 17 11 28, 28 13 41, 41 17 68, 41 17 58, सॉरी हाँ 41 17 58, 58 और 19, 58 और 19 हो जाएगा बेटा 77, 77 और 23 100, 100 और सॉरी 27 नहीं होगा ना, 29 होगी संख्या। हाँ ये ठीक है। तो बेटा 129 आ गया, 129, 129 हो गया योग। अब योग में संख्याएं बेटा कितनी है 10, तो यहां से आ गया 12.9। मतलब कैपिटल एम का मान है 12, जबकि स्मॉल एम का जो मान है बेटा वो है 12.9। कौन बड़ा है? स्मॉल एम बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल एम इज ग्रेटर देन, स्मॉल एम इज ग्रेटर देन कैपिटल एम, स्मॉल एम इज ग्रेटर देन कैपिटल एम। ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में मुझे सी पार्ट दिख रहा है बेटा, सी पार्ट, स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम से बड़ा है। मतलब इस सवाल में आपको पहले माध्यिका निकालना पड़ेगा, फिर माध्य निकालना पड़ेगा और फिर आपको आंसर टिक लगाना होगा। ओके बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद है आप सभी का यहां तक मेरे साथ रहने के लिए। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और भी सवाल बाकी है। हम पहले उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। अच्छा, बहुलक पूछ लिया गया बेटा। बहुलक का सीधा सीधा मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक है। देखो इस सवाल में बेटा, इस सवाल में 0 0 3 बार आया, ठीक है, 6 3 बार आया, 7 7 आया, 1 2 3 4 5 बार। इसका मतलब अगर 7 5 बार आया, सबसे ज्यादा बार मुझे यही लग रहा है ना। अच्छा, 3 नहीं आया, 2 नहीं आया, 5 भी नहीं आया। हाँ बिल्कुल सही है, 7 बेटा 5 बार आया है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे ही हम बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है बेटा उसे ही हम बहुलक कहते हैं। बस आंसर हो गया 7, 7 हो गया बेटा आंसर। ठीक है, अब देखो ये रीजनिंग का सवाल है। जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा। देखो बेटा 3 3 और 11 में कई तरह संबंध बना सकते हो। 3 से 11 बनाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, 3 गुणा 4 माइनस 1, 3 गुणा 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 देखो 11 बन जाएगा। या बेटा 3 गुणा 3 प्लस 2 तो भी 11 बन जाएगा, है ना। या ऐसा भी कर सकते हो 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो भी 11 बन जाएगा। तो बेटा समझो 7 से कौन सा नंबर बनेगा, तो पहले ऊपर वाला चेक कर लेते हैं। 7 गुणा 4 माइनस 1, क्या ये आ रहा है? 7 चौके 28 माइनस 1 27 ऑप्शन में है, 27 ऑप्शन में नहीं, मतलब पहला वाला हो गया गलत। अगला लगाओ बेटा 7 गुणा 3 प्लस 2, तो 7 या 21 प्लस 2 23 ऑप्शन में है, 23 भी ऑप्शन में नहीं, मतलब सेकंड वाला भी गलत हो गया। अब लगा दो बेटा लास्ट वाला, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51, 51 हमारे ऑप्शन में है और यही सवाल का आंसर। तो सवाल ने कहा था जिस पैटर्न से तुमने 3 से 11 बनाया है उसी पैटर्न से 7 से क्या बनेगा। तो 3 से 11 बेटा कई पैटर्न से बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही मैंने 7 से सभी पैटर्न से चेक किया, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो आंसर लगा देंगे हम। जो आंसर मैच कर जाएगा बेटा वो आंसर लगा दोगे। ओके, समझ गए? वेरी गुड, बहुत आसान है। अगला सवाल, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है बेटा। 41 माइनस 32 बराबर 55 लिखा है, 41 माइनस 32 बराबर 55, और 42 माइनस 34, 42 माइनस 34 जो है बेटा वो लिखा है 76, 53 माइनस 13, 53 माइनस 13 जो है वो 48 लिखा है। आपसे पूछा गया है 33 माइनस 22 क्या होगा। अब बेटा छोटी सी मेरी बात सुनो गौर से,
कि जब भी सवाल ऐसे दिए हो माइनस में ऐसे ये निकाला, ये लिखा, ये लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको माइनस ही करना है, नहीं बेटा, इन नंबरों का यूज करना है और इन नंबरों का यूज करके ये बनाना है। चाहे आप माइनस करो, चाहे प्लस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे नंबरों को इंडिविजुअल जोड़ो, ठीक है, चाहे नंबरों को इंडिविजुअल जोड़ो, लेकिन आपको बनाना 55 है। और जिस पैटर्न से यहां 55 बनेगा उसी पैटर्न से दूसरे वाले में 76 बनना चाहिए, उसी पैटर्न से तीसरे वाले में 48 बनना चाहिए, तो उसी पैटर्न से ये क्या बनेगा, बेसिकली ऐसे सवाल लगाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि माइनस लगा तो माइनस तुम भी कर दो, माइनस नहीं करना बेटा, वो सिर्फ लिखने का तरीका लिख रहा है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ पैटर्न क्या है बेटा, 3 और 2 5 आ गया, और 4 और 1 5, तो बेटा इन दोनों को जोड़ा आगे लिखा, इन दोनों को जोड़ा आगे लिखा, तो 55 लिख दिया। देखो बड़ा आसान था, देखना बेटा, 4 2 6 पीछे लिखा गया, 3 और 4 7 आगे लिखा गया, आगे वाले को जोड़ के पीछे लिखो, पीछे वाले अंक को जोड़कर आगे लिख दो, तो इस तरह से करना है बेटा, 4 2 को जोड़कर पीछे लिख दो, 3 4 को जोड़कर आगे लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो 5 3 8 पीछे लिखा गया, 1 3 4 आगे लिखा गया, इसका सीधा सा मतलब बेटा आगे वाले को जोड़ो, 3 और 3 6 6 पीछे लिख दो, और 2 और 2 4 आगे लिख दो, 46 आंसर आ गया, 46 आंसर आ गया, 46 इस सवाल का सही उत्तर है, सी पार्ट इस सवाल का सही आंसर है, सी पार्ट इस सवाल का सही, ओके। 95 देखो बेटा, 95 क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए, तो एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक महिला ने कहा, था किसने कहा, महिला या स्त्री ने कहा, क्या कहा, उसके भाई, किसका भाई, वो पुरुष का भाई, पुरुष का जो भाई है वो मेरे बाबा, सॉरी पुरुष के भाई का जो पिता है, पुरुष के भाई का जो पिता है वो मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, पुरुष के भाई का जो पिता है, वो जो पिता है ना, पिता, वो मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, तो बताओ वो पुरुष मेरा क्या लगता है या मैं उस पुरुष का क्या लगती है, ठीक है। बड़ा समझो, इस तरह के सवाल जब भी आए तो दो तरह के होते हैं, या तो आप फैमिली ट्री बना दो तो लग जाएगा सवाल, नहीं तो आप इस सवाल को अपने ऊपर लेकर जाओ, आप सोचो कि आप वो पुरुष और कोई स्त्री आपके बारे में बता रही है, आप वो पुरुष और कोई स्त्री आपके बारे में, या फिर आप समझो कि आप वो स्त्री और किसी पुरुष के बारे में बता रहे हो, ठीक है, और ये सवाल फटाक से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। समझो बेटा कैसे, सवाल ने कहा वो पुरुष, पुरुष मान लिया मैंने पी है, इस पुरुष का जो भाई है, भाई, ये लो बी, पुरुष का जो भाई है, भाई का एक पिता भी है, यहाँ पे देखो पिता बना दिया मैंने, पुरुष का जो भाई है और भाई का जो पिता है, ये देखो बन गया, ठीक है, जो पिता है पिता, वो स्त्री, वो जो स्त्री है स्त्री, स्त्री के बाबा, बाबा मतलब दो जनरेशन, दो जनरेशन, बाबा का मतलब बेटा दो जनरेशन ऊपर, ठीक है। अच्छा यहां पर है उसके बाबा, उस स्त्री के बाबा है, यहाँ पर बाबा के इकलौते पुत्र हैं बेटा, अगर ये बाबा का इकलौता पुत्र है, कौन, इनका पिता, अगर बेटा इसका पिता बाबा का इकलौता पुत्र है तो ये इसका भी तो पिता होगा, मतलब ये पिता पिता सेम है, जिस पिता की ये भाई का पिता है वो उस लड़की का भी पिता है, वो जो भाई का पिता है वो उस लड़की का भी पिता है, अगर वो उस औरत का भी पिता है और इस भाई का भी पिता है तो इसका भी वो तो वही पिता होगा, अगर तीनों के एक ही पिताजी हैं तो आपस में क्या है ये बेटा, भाई बहन है, आपस में भाई बहन है, मतलब वो जो स्त्री है वो इस पुरुष की बहन लगती है, ये जो पुरुष है वो स्त्री का भाई लगता है, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में पूछा गया है बताओ वो स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा स्त्री पुरुष की बहन है, स्त्री पुरुष की बहन है, समझ पाए बेटा, समझ पाए, पुरुष का भाई का पिता, पुरुष के भाई का पिता, इस स्त्री के बाबा का इकलौता पुत्र, इकलौता होगा तो भैया, अगर इकलौता नहीं बोलता तो ये चाचा भी हो सकता था, पर ये चाचा नहीं है बेटा, ये पिता ही है, जो ये पिता है वही ये पिता है, दोनों एक ही आदमी है, अगर दोनों एक ही आदमी होंगे तो ये दोनों भाई बहन हो गए, अगर ये भाई बहन तो बेटा ये भी भाई बहन होंगे, है ना, आसान सी बात थी। अगला सवाल, 4 × 6 बराबर 18 12, और लिखा है 5 × 8 बराबर 24 15, 5 × 8 बराबर 24 15, 6 × 9 बराबर 27 18, 6 × 9 बराबर 27 18,
और 7 इंटू 6 का मान पूछा है। देखो बेटा बहुत आसान है ये सवाल भी। मैं जैसे आपने अभी एक सवाल लगाया था कि माइनस लगा हुआ था बीच में, पर आपको माइनस करना नहीं था। ऐसा ही यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है बीच में, आपको पर मल्टीप्लाई करना नहीं है। आपको इन नंबरों को यूज करना और इन दो नंबर्स को यूज करके ऐसा कोई नंबर बनाना है। इन नंबर्स को यूज करके ऐसा कोई नंबर बनाना है। तो मुझे देखो साफ साफ दिख रहा है 6 का 3 गुना मुझे 18 दिख रहा है और 4 का 3 गुना 12 दिख रहा है। मतलब दूसरे वाले का 3 गुना करो तो पहले लिखा जाएगा और पहले वाले का 3 गुना करो तो बाद में लिख दो। ठीक है, देखो इसमें 8 का 3 गुना 24 पहले लिखा गया है बेटा, 5 का 3 गुना 15 बाद में लिखा गया है ना। 9 का 3 गुना 27 पहले लिखा गया, 6 का 3 गुना 18 बाद में लिखा गया। बिल्कुल सही है। दूसरे वाले का 3 गुना 16 का 6 का 3 गुना बेटा 18 पहले लिखो और 7 का 3 गुना 21 बाद में लिख दो। तो आंसर आ गया बेटा 18 21। 18 21 मतलब ए पार्ट इस सवाल का आंसर सही है। ए पार्ट इस सवाल का सही जवाब है। समझ गए? समझ गए हो क्या? बोलो बेटा। और देखो ये एक बड़ा सा लंबा सा फिगर बनाना, मुझे पूरा फिगर बनाना पड़ेगा बोर्ड पे। 28 25 और 31 22 x और 34 और ये लिखा है 20 24 और 32। 20 24 32 ये रीजनिंग का सवाल है बेटा। रीजनिंग का सवाल है एक्स की जगह पे क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा काम करना है कि आपको रोज जोड़ देने हैं। रोज जोड़ लो और जोड़ते ही कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ऐसे तो आप जोड़ नहीं पाओगे ऊपर नीचे, आप रो ही जोड़ पाओगे। तो रोज जोड़ लो और हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। बेटा मैंने ऊपर वाले में देखा तो 28 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 56 आया और मुझे दिखाई पड़ा 28 दूना 56 होता है। वेरी गुड। अगर मैं लास्ट वाले को जोड़ू, लास्ट वाले को, तो लास्ट वाले को जोड़ने पर 36 और 24 60, 60 और 20 80, 80 और 32 112। देखो बेटा ये 112 आ रहा। अब जरा मुझे बताओ 28 112 से रिलेट करता है? हाँ करता है। 28 चौक के 112 होता है, 28 का 4 गुना 112 होता है, या मैं कह सकता हूँ 56 का 2 गुना 112 होता है। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब यहाँ ये 28 का पहाड़ा चल रहा है। 28 का पहाड़ा मतलब 28 से कम 28, 28 गुना 56, 28 84। यहाँ पे इन तीनों का जोड़ 84 आना चाहिए बेटा। इन तीनों का जोड़ 84 आना चाहिए। इन सबका जोड़ 112, 28 चौक 112 आया। तो इन तीनों का जोड़ 84 आना चाहिए, मतलब 22 प्लस एक्स प्लस 34 बराबर 84 आना चाहिए। एक्स बराबर हो गया बेटा 84 माइनस 22 माइनस 34। सॉल्व करने पर 28 आ गया क्या? एक्स का मान 28 है ना। एक्स का मान 28 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर। ओके बच्चों, समझ गए हो क्या? है ना। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ पाए होगे। अगला सवाल। धन्यवाद है। अगला सवाल नहीं है बेटा, अगला धन्यवाद है। आप सभी का धन्यवाद है मेरे साथ यहां तक साथ देने के लिए, है ना। जो लोग इस वीडियो में आखिर तक बने हुए हैं, मैं गारंटी लेता हूं उनके पास होने की। सीसैट एग्जाम में आप पूरी तरह से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो मक्कार बच्चे हैं 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद भाग जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ नहीं, क्योंकि वो 1 घंटे अगर क्लास में रह नहीं सकते तो वो 1 घंटे एग्जाम में कैसे रहेंगे, है ना। इधर खोड़ करेंगे उधर खोड़ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद आज आप सभी का। आज के लिए इतना ही है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको सीसैट का फुल कोर्स बैच लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, करियर पाथ ऐप। ये वाला लिंक देखकर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको सीसैट का फुल कोर्स बैच बहुत ही कम फीस में मिलेगा। धन्यवाद।